हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन सीसीबी प्लेटफॉर्म पर। सीसीबी प्लेटफॉर्म सर वही वाला है ना? हाँ हाँ बेटा, वही है। आज के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट ये है कि आपका डेट, प्लेस, सारा चीज हो गया है। बस टाइम जो होगा वो टाइम हम आपको क्लियर कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि वो टाइम और प्लेस क्या है, कि कहाँ पर एग्जाम आपका होना है। तो ये आपका एग्जाम प्लेस है, मैंने यहां पर दिखा दिया कहाँ है। ये देखिए प्लेस कहाँ है। ये है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25 जनवरी 2026। आई थिंक संडे है। संडे को आपका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, डे जो टाइम है वो टाइम अभी क्लियर किया जाएगा कि कितने बजे से हम कराएंगे। प्लेस है, प्लेस एक स्कूल है जिसका नाम है किंगवर्ड्स स्कूल, सररोई में है वो। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जाम कराया जाएगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। क्लियर है कि इस डेट को एग्जाम करा लिया जाएगा, राइट? चलिए, आगे का जो हमने बुकलेट दिया है उसका क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम लोग करके देखते हैं। चलिए, तो आ जाता है चैप्टर है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक तरीके का सर पहले के लोग करते थे, अभी ये सारा चीज नियर अबाउट खत्म है। इसमें होता क्या है कि एक जैसे जनरली होता है, एक परचेजर होगा जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, राइट? और एक सेलर होता है, राइट? उसने सेल किया है। तो सेलर, परचेजर क्या करेगा? इनको पेमेंट करेगा। हाँ सर, पेमेंट करेगा। पेमेंट करता है ना? हाँ सर। लेकिन सम टाइम क्या होता है, पेमेंट नहीं होता है, कैश नहीं होता है। तो उसके बदले में परचेजर क्या करेगा? सेलर को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में सारी चीजें लिखी रहती है कि कब कब टाइम पेमेंट करना है। जनरली ये 4 मंथ का दिया जाता है डेट। ठीक है, ये तो एक होता है जो सेलर होता है उसको ड्रावर कहते हैं ना, ड्रावर, और इसको कहते हैं ड्रॉवी। तो याद रखिएगा, इस तरीके से इसके अंदर चलता है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। कह रहे बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? तो कह रहा है लिखित आदेश, नकद भुगतान, जर्नल, बैंक स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा आपका इसका आंसर होता है दिस इज अ रिटन ऑर्डर होता है ना, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक फॉर्म होता है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर लिख के दिया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज अ पर्पज? तो दैट इज अ गारंटी ऑफ पेमेंट, दैट इज इंक्रीज कैश फ्लो, लाभ बढ़ाने वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? तो एटलीस्ट 2 होंगे, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 होंगे। हम 2 लेके चलते हैं। कह रहा है कि हु इशू द बिल? बिल जारी करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो करता है उसे कहते हैं ड्रावर। ड्रावर क्या करेगा? एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा? लिखकर क्या करेगा? अपने परचेसर को देगा, उससे सिग्नेचर करा के वापस रख लेता है। बिल भुगतान करने वाले को क्या कहेंगे? जो पेमेंट करेगा वो ड्रावी हो जाएगा। ओके, हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? अगर जिसने बिल रखा है अपने पास, क्या कहेंगे उसको? द पर्सन इंटाइटल टू रिसीव पेमेंट। यस, करेक्ट आंसर यही है कि जो वह व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना है उसी को हम कहेंगे होल्डर ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज किस प्रकार का वित्तीय दस्तावेज है? तो याद करिएगा, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए, अच्छा और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे बिल अस्वीकृत होना क्या कहलाता है? वेन व्हाट इज द डिसऑनर ऑफ बिल? आपने पढ़ा होगा बाउंस ऑफ चेक। तो सेम एज क्या होता है, ये बिल भी डिसऑनर हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट या पेमेंट डन प्रोफाइल। तो जनरली भुगतान अस्वीकार मीन्स रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान किसके माध्यम से हो सकता है? तो पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड थ्रू, किसके थ्रू हो सकता है? नकद भी हो सकता है, बैंक। तो ये सभी है, ऑप्शन सभी है। बिल को आगे हस्तांतरण करने को क्या कहते हैं? जब हम क्या कहते हैं कि किसी थर्ड पार्टीज को बिल एज अ पेमेंट हम दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट। क्या कहेंगे? इंडोर्समेंट। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज किससे लाभ पहुंचाता है? किसके लिए होता है? तो जनरली जो होल्ड किया हुआ है उसके पास है। बिल को चुकाने के समय कैसे निर्धारित होता है? तो एक जनरली बाई कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है। ये ऑप्शन ए सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, इसमें है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज किस प्रकार का दस्तावेज है?
तो दैट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेम क्वेश्चन। चलो अच्छा है तुम लोग के लिए। ओहो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वेट एक मिनट, ये पहले वाला आंसर टिक हो गया है, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस प्रकार का वित्तीय दस्तावेज है, तो दैट इज है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा दिस इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा बिल पर भुगतान कब किया जाता है, बिल भुगतान कब किया जाएगा, ऑन ए स्पेसिफिक डेट, ऑन इशू एज रिक्वायर्ड, नो, जब स्पेसिफिक डेट होगा, डेट जब कंप्लीट हो जाता है तो 4 डेज एक्स्ट्रा दिया जाता है जिसे हम ग्रेस डे कहते हैं, 4 डेज एक्स्ट्रा, नहीं सॉरी 3 डेज होता है, 3 डेज एक्स्ट्रा दिया जाता है, दैट इज अ ग्रेस डे, राइट, याद रखिएगा। बिल इज सेव मेथड फॉर, किसके लिए होता है, जनरली पेमेंट के लिए होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज की अवधि किसे कहते हैं, समय सीमा, भुगतान राशि या तो समय सीमा पीरियड को ही कहते हैं हम एक्सचेंज की अवधि, ठीक है। बिल में ब्याज कब लगाया जा सकता है, कब हो सकता है ये, यदि अनुबंध तय हो, हमेशा, कभी नहीं, और क्या था इसमें, ऊपर देखो तो कोई नियम नहीं है, नहीं नियम तो है, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, कि अगर एग्रीमेंट हो बीच में तो वही किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज किससे लाभ पहुंचाता, तो ये आई थिंक कर लिया था हमने, होल्डर को। बिल ऑफ चुकाने का समय निर्धारित होता है, तो कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, राइट, तो ये होता है आपका, आप देखिए ये जनरली होता है, बिल को अंदर बिल चुकाने का समय कैसे निर्धारित होता है, तो अनुबंध, ये भी बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। हु हैज द लायबिलिटी अंडर द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो किसका है, ड्रॉवी का होता है कि उसको पेमेंट करना ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज का दर्जा क्या है, नेचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा है, तो ये एक निगोशिएबल है ना, हस्तांतरणीय, इसको आप किसी थर्ड पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सा विवरण अनिवार्य है ना, कौन सा अनिवार्य है, तो भुगतान राशि, धारक का नाम, जारी तिथि, ये सारी चीजें आपको लिखना होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए कानूनी दस्तावेज है, तो ये जनरली भुगतान के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्या है, ठीक, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दो तरीके के एक्सपेंडिचर है, जनरली आप याद रखिएगा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार खर्च एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है किसी चीज को बनाने के अंदर ना, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार नहीं किया जाता है, ये कभी कभी किया जाता है, इसका पर्पस होता है उस पर्टिकुलर चीजों में ग्रोथ करने के लिए, जिससे प्रॉफिट को हम बढ़ाया जा सके। लेकिन रेवेन्यू नेचर का होता है बस वो उसको क्या कह सकते हैं, रैंडमली जरूरत पड़ने पर, जैसे जनरली इसके अंदर हम कह सकते हैं रिपेयर वगैरह, रिपेयर करा दिया तो ये हो गया एक तरीके से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, अगर आपका सपोज एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अंदर आपने ट्रॉली लगा दी, जिससे क्या होगा, अब आप काम को और बढ़ा सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो वो सारा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। चलिए तो क्वेश्चन में पहला हमारा है व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉर्मल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, संपत्ति बैंक, तो पहला ही मान के चलते हैं जिसे नॉर्मल एक्सपेंसेस कहते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड एसेट, ये सही ऑप्शन है। पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका पर्पस क्या होता है, टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बस, ओके ओके। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो भविष्य में लाभ को बढ़ाने के लिए हो सकता है। मरम्मत और रख रखाव किस प्रकार का है, तो सर ये तो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, तो ऑप्शन ए सही है। मशीन की खरीद किस प्रकार का व्यय है, तो जनरली है कि हम मशीन को खरीद रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना। आइए इधर देख लेते हैं पहले, इंश्योरेंस प्रीमियम इज, इंश्योरेंस प्रीमियम किस तरीके का है, तो ये तो हम बार बार करते हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है, तो पहला ही है हमारा सैलरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
पूंजी व्यय के उदाहरण कौन से? एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपका ऑप्शन ए सही दिख रहा है। राजस्व व्यय को लाभ को प्रभावित कैसे करता है? हाउ डज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिट? तुरंत घटाता है, भविष्य में बढ़ाता है, पूंजी बढ़ाता है, नगद बढ़ाता है। तो आप देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है? आपके प्रॉफिट को घटा देता है ना। पूंजी व्यय लाभ को प्रभावित कैसे करता है? हाउ डज द कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट प्रॉफिट? तो ये इनडायरेक्टली करता है ना, क्योंकि तुरंत तो हो नहीं सकता, फ्यूचर के लिए ही होता है। हाउ इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन बैलेंस शीट? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहां दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाई नहीं जाता, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए, और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चंस ये कहां तक हमने किया? ठीक है, और ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग ना। यस, चलिए तो यहां देख लेते हैं और क्या क्या है। तो और क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरीके से है। मशीन की खरीद किस प्रकार का व्यय है? तो अभी हमने बताया कि जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन, तो अभी हमने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन, तो याद रखिए बैलेंस शीट के अंदर। मेन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या होता है मेन? कैपिटल एक्सपेंडिचर लाभ अर्जित है, भविष्य लाभ, हाँ यही डिफरेंस है। नए भवन निर्माण पर किस प्रकार का है? नया बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि सैलरी एंड वेजेस आर, तो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बार बार जो चीजें की जाएंगी उसको हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। नेक्स्ट है हाउ डज कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट प्रॉफिट? तो दैट इज अभी हमने बताया कि इनडायरेक्टली करता है ना। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट इसी पे लगा देते हैं हम लोग। क्या था? ये था। ओके, हाउ इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन अ बैलेंस शीट? तो ये इसको नहीं दिखाया जाता, ऑप्शन ए सही है। हाउ इज कैपिटल एक्सपेंडिचर शो इन बैलेंस शीट? तो एज ए एसेट दिखा सकते हैं हम। टाइम पीरियड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, तो ये मतलब जिस ईयर आपने करंट ईयर के लिए जनरली ये होता है। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होता है? तो वर्तमान वर्ष के लिए तो नहीं होता, कई वर्षों तक हो सकता है, तुरंत नहीं, तो ये बेटर है, ऑप्शन ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर किसका है? हाँ, प्रोविजन एंड रिजर्व। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो यू नो दैट जो भी प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन उसको दो तरीके से रखती है। एक होता है हमारा रेवेन्यू, सॉरी प्रोविजन, प्रोविजन के नाम से जानते हैं हम इसको, और एक को हम लोग जानते हैं रिजर्व के नाम से। ठीक है, तो जो रूल है एक्चुअल में, उस रूल के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। अगर आपको याद हो तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है प्रूडेंस के नाम से, प्रूडेंस के नाम से, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना कंपलसरी है और हर ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन रिजर्व को बनाना कंपलसरी नहीं होता है। देखो दोनों ही तो प्रॉफिट का पार्ट है। इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नाम से जानते हैं, चार्ज अगेंस्ट, और इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से। ओके, बात क्लियर है? अच्छा, प्रोविजन और जो प्रोविजन होता है वो जनरली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, लेकिन हमारा रिजर्व जो होता है वो जनरली हम अपने बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए, अच्छा आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने टॉपिक समझ लिया है, बहुत कम समय है हमें पता है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा कलर चेंज करें हम लोग तब। चलिए, हाँ ओके ओके, कह रहा है प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन क्या है? एक एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है या नकद है? तो पहला ऑप्शन याद रखिएगा, दैट इज ए। ए में क्या है? दैट इज एस्टिमेटेड। इसको हम जनरली कहते हैं कि ओके भूल गया मैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कहते हैं। व्हाट इज अ रिजर्व? तो अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम अ प्रॉफिट, ऑप्शन ए सही है। मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन एस्टिमेटेड लायबिलिटी, रिजर्व एप्रोप्रिएशन ये है। फिर कह रहा है प्रोविजन लाभ है, रिजर्व देता है, प्रोविजन रिजर्व लायबिलिटी दोनों समान है। नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाई इज प्रोविजन मेड?
प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है? टू कवर द एस्टिमेटेड लायबिलिटी, एकदम सही ऑप्शन है। वाई इज रिजर्व क्रिएटेड? तो नगद बढ़ाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए, भविष्य की जरूरत हो। हाँ, ये ऑप्शन ए सही है। जनरल प्रोविजन इज, किस पर्पस के लिए जनरल प्रोविजन या जनरली बनाया जाता है? तो दैट इज अ संभावित पॉसिबल लॉसेस के लिए। हाँ, ऑप्शन ए सही है। चलिए इधर देख लेते हैं। कह रहा प्रोविजन फॉर बैड डेट इज, तो ये क्या है? एक प्रोविजन ही होता है, राइट। रिजर्व कैन बी यूज फॉर, रिजर्व किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंसेस, तो ऑल दी एबव लगा सकते हैं। कह रहा व्हाई इज रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट में से क्यों बनाया जाता है? तो भविष्य की जरूरतों के लिए, नकद प्रवाह बढ़ाने के लिए, पूंजी घटाने के लिए, या ऋण चुकाने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वेयर आर प्रोविजन एंड रिजर्व रिकॉर्डेड, तो इसमें तो दोनों दे दिए है थोड़ा सा। आप याद रखिएगा, प्रोविजन जो होगा वो P&L का पार्ट माना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते रहते हैं, और रिजर्व को हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं ना, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज अ जनरल रिजर्व? पहला ही ऑप्शन है कि फॉर द अनसर्टेन फ्यूचर नीड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सीधा करते हैं क्योंकि लिखा हुआ है सारा, इरेज करना पड़ेगा ना। चलिए, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। इरेज, वाह, इरेजर कहाँ गया हमारा? ये है ना, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, हाँ अब ये सही है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाइज प्रोविजन। अच्छा, यहाँ से वाइज रिजर्व क्रिएटेड, तो दैट इज अ फीचर। जनरल प्रोविजन इज, दैट इज अ पॉसिबल लॉसेस स्पेसिफिक, तो ऑप्शन ए सही है। जो हमारा, अच्छा हमने चेंज नहीं किया क्या? वही क्वेश्चन थे सारे, लगभग वही क्वेश्चंस थे। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें देखिए, विशेष प्रावधान किसके लिए होता है? स्पेसिफिक प्रोविजन, तो स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए, जैसे नाम ही है। नई मशीन के लिए रिजर्व किस प्रकार का है? तो नई मशीन को खरीदना है, तो दैट इज अ जनरल रिजर्व। लाभ से कितना प्रतिशत रिजर्व हो सकता है? नहीं सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज सेट असाइड एज ए रिजर्व? कोई नियम नहीं है, याद रखिएगा। प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन, प्रोविजन कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो अभी हमने बताया P&L में, ठीक है। रिजर्व किस खाते में दिखाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। थोड़ा सा हम और लेके आते हैं नीचे इसको, तो बैलेंस शीट का ऑप्शन दिया है क्या? बैंक अकाउंट दिया है, और इसमें तो दिया ही नहीं है ऑप्शन। तो याद रखिएगा, रिजर्व आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होता है ना। अगर बैलेंस शीट नहीं तो एक और अकाउंट बनता है जिसे हम P&L एप्रोप्रिएशन कहते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप के केस में होता है। तो आप बैलेंस शीट याद रखिएगा, रिजर्व को हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ जनरल रिजर्व? तो ऑप्शन ए सही था, उसी को देखिए। व्हाट इज अ कैपिटल रिजर्व? तो पूंजी लाभ से उत्पन्न अराइजेस फ्रॉम, या ऑप्शन ए करेक्ट है। वाइज प्रोविजन फॉर बैड डेट मेड, तो जो फ्यूचर के लॉसेस है उनसे हमें क्या करना, कवर करने के लिए हम बनाते हैं। वो डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व, तो याद रखिएगा जनरली ये मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि क्या करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व इज, तो ऑल दी अबव याद रख के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? हाँ, नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा है अभी 11th ही, तो देख लीजिए कैसे है। इसके अंदर है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? तो इसमें है करेक्टिंग अकाउंटिंग मिस्टेक्स, फिर है इंक्रीजिंग प्रॉफिट, या कैपिटल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? तो ऑप्शन ए करेक्ट है ना। ओके सर, कौन सी कह रहा विच एरर इज डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस? कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आती है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोचो क्या हो सकता है।
विच एरर इज डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, जनरली आप लेके चलो ए का ही और कुछ नहीं है। विच एरर इज नॉट डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, इन तीनों को लेके चलो भाई, ऑल दी अबव। विच अकाउंट इज यूज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कहां से? सुधार खाता, रेक्टिफिकेशन अकाउंट से। लाभ हानि, नकद, बैंक खाता है। विच अकाउंट इज यूज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जनरली तो कैश अकाउंट से ही चलता है, लेकिन फिलहाल यहां पर ऑल दी अबव आंसर बेटर रहता। इस क्वेश्चन को आप गलत मान लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा। व्हेन इज द रेक्टिफिकेशन डन, व्हेन एरर इज फाउंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मंथ एंड कभी नहीं। अच्छा, त्रुटि सुधार कब किया जाता है? जनरली याद रखिए बी में। हाउ टू करेक्ट एन इनकरेक्ट एंट्री, हाउ टू करेक्ट इनकरेक्ट एंट्री, तो रिवर्स एंट्री करके किया जा सकता है। ऐड टू प्रॉफिट नहीं हो सकता, ऐड टू नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा है कि पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या पर्पस होता है रेक्टिफिकेशन हुए, तो आप जनरली हम जानना चाहते हैं कि करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ऐसा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। व्हाट इज एसेट रिकॉर्डेड इन रॉन्ग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ी जाने वाली त्रुटि, सामान्य त्रुटि, नकद त्रुटि, कोई नहीं। हाँ बताओ क्या होगा। व्हाट इज एसेट रिकॉर्ड इन रॉन्ग अकाउंट, अगर रॉन्ग अकाउंट में हो जा रहा है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ी जाएगी तो गलत है, ट्रायल बैलेंस से पकड़ लिया जाएगा। अगर डेबिट डेबिट ही रहेगा तो नगद नहीं हो सकता, कोई नहीं, नॉर्मल नहीं हो सकता। एरर नॉट डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन ए सही है। व्हाई इज री एंट्री नेसेसरी इन रेक्टिफिकेशन, Why is re-entry necessary to आप रिकॉर्ड द करेक्ट अकाउंट, लाभ पर पूंजी घटान, ऑप्शन ए सही है। सो त्रुटि सुधार में कौन सा नियम लागू होता है? विच रूल्स अप्लाइज इन रेक्टिफिकेशन, तो डेबिट और क्रेडिट का ही रूल चलता है, आपने पढ़ा होगा। एरर नॉट डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड, जो एरर नहीं डिटेक्ट किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में पकड़ नहीं आने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? नेट एरर ऑफ ओमिशन, यस, ऑप्शन याद रखिएगा यही होता है। एरर डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड, ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आने वाली त्रुटि को क्या कहेंगे? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन तो पकड़ी जाएगी ना त्रुटि। ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आने वाली त्रुटि, लाभ त्रुटि, पूंजी त्रुटि, नहीं, ऑप्शन डी लगा दीजिए। सुधार खाता कब किया जाता है? व्हेन जनरल में त्रुटि हो, नकद में हो, नकद बदलने में, तो ऑप्शन ए के लेके चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या है ऊपर देखते हैं इसमें। अच्छा ये, हाँ, व्हेन इज रेक्टिफिकेशन, अच्छा हो गया था। हाउ टू करेक्ट द इनकरेक्ट एंट्री, तो ये भी बता दिया था ना। हाँ, इसमें पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज, सही वित्तीय विवरण क्या है, तो आप बता दीजिए क्या होना है। तो आप जानना चाहते हो ना, सही आंसर हमारा आ जाए। अरे यार, तो पर्पस हमारा होता है ये है कि हम करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाए। कौन सा खाता त्रुटि सुधार में कभी प्रभावित नहीं होता है? जल्दी बताओ आप लोग। विच अकाउंट इज नेवर अफेक्टेड इन रेक्टिफिकेशन? Which account is never affected in rectification? Ledger account. Error can occur as debit and credit wrong, all the above लेके चलिए। Which error is corrected by reverse entries? Wrong account entry। चलो, त्रुटि में सुधार लाभ हानि खाता कब प्रभावित होता है? इनका क्वेश्चन ये है, देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि त्रुटि, व्हेन इज P&L अकाउंट अफेक्टेड इन रेक्टिफिकेशन? व्हेन इनकम आर एक्सपेंसेस इज रॉन्ग, अगर तो ऑप्शन ए आपको सही लग रहा है ना। हाँ, ऑप्शन ए लेके चलिए यहाँ।
चलिए ठीक है। एरर डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड, अभी इसको डिस्कस कर लिया गया ना। व्हेन इज रेक्टिफिकेशन अकाउंट यूज, जब जर्नल में त्रुटि हो, व्हेन एरर इज इन जर्नल, पूंजी बढ़ाने, लाभ बढ़ाने, नकद, ऑप्शन ए सही है ना। हाँ अभी तो डिस्कस शायद इसको भी किया गया। ओके, व्हेन P&L अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड इन रेक्टिफिकेशन, हाँ तो जनरली अगर एसेट से रिलेटेड कोई है तो P&L में नहीं आएगा। वाई इज रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन अकाउंटिंग ईयर, तो ये तो बार बार क्वेश्चन सेम ही है। त्रुटि सुधार का अंतिम लाभ क्या है, सही लेखांकन। फाइनल बेनिफिट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज क्या है, सही लेखांकन, नकद बढ़ाना, पूंजी घटाना या लाभ बढ़ाना। तो सही लेखांकन होना ही जरूरी है, राइट। चलिए लास्ट देख लेते हैं अकाउंट्स का, आज हम लोग खत्म करते हैं ऐसे ही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर। चलिए तो सबसे पहला है व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरली अब बता दो क्या है, समरी ऑफ अकाउंट है, नकद भाई है जनरल, तो समरी में ही आता है ना। समरी में आपका ट्रायल बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बैलेंस शीट भी आता है। तो जनरली जो भी अकाउंट आफ्टर द लेजर बनाया जाता है वो सारी समरी का पार्ट होता है। ओके, मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आप जनरली कहो सर हम प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं, करेक्ट आंसर। विच आर मेन डॉक्यूमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप मेन तो यही दोनों होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपने पढ़ा होगा। ओके सर, व्हाट डज P&L अकाउंट शो, बताओ P&L अकाउंट में क्या होता है। सर इनकम एंड एक्सपेंसेस शो करते हैं, करेक्ट आंसर है ए। बैलेंस शीट क्या दिखाती है, बताओ व्हाट इज डज बैलेंस शीट शो। सर उसमें तो हमने एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल पढ़ा है, करेक्ट आंसर है। P&L अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर विच पर्पज, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं। बैलेंस शीट किस स्थिति को तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन लेखा वस, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके चलिए आइए देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, तो सर हमने मैनेजमेंट भी पढ़ा है, हमने आपने और क्या पढ़ा है सर, मैनेजमेंट भी पढ़ा है, इन्वेस्टर भी पढ़ा है, बैंक भी पढ़ा है, तो ऑल दी अबव। P&L अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ, P&L किसका है, तो सर ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस का, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बैलेंस शीट में संपत्ति किस क्रम में लिखी जाती है, तो बता दो किस तरीके से लिखते हो, करंट एंड नॉन करंट। बैलेंस शीट में देयता किस क्रम में लिखी जाती है, बता दो, लायबिलिटी इन बैलेंस शीट शो, हाँ तो करंट, ऑप्शन ए करेक्ट है ना। ओके चलिए आ जाते हैं ऊपर अभी। आओ तो इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस बेस पे बनाते हैं सर, हम तो ट्रायल बैलेंस को ही यूज करते हैं, करेक्ट लाइन है। यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो सभी के लिए होता है जनरली। तो P&L अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर, महीने में होता है अकाउंटिंग ईयर ना, यस। बैलेंस शीट में पूंजी किसके लिए होती है, कैपिटल इन बैलेंस शीट इज फॉर, तो सर मालिक के लिए, करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है, ओके 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 इरेजर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका है, ऑडिटर का हो सकता है, इन्वेस्टर का, कि बैंक का, कि मैनेजमेंट का, बताओ जल्दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑडिटर तो सर ऑडिट करता है, नहीं हो सकता है, इन्वेस्टर तो आउटसाइडर है वो नहीं बनाएगा, बैंक नहीं बनाएगा, तो मैनेजमेंट का काम है कि वो काम कराए। ओके चलिए, वित्तीय विवरण में संपत्ति और देयता का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट आंसर। ओके और क्या है, चलिए देख लेते हैं, और एक दो क्वेश्चंस जो भी हैं वो कर लेते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण तैयार करने की, अच्छा हो गया, वित्तीय विवरण में संपत्ति और देयता का महत्व, ये भी हो गया। कह रहा लाभ हाथ, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट,
P&L show a profit loss balance sheet of position. Okay, answer A is correct. Okay ना, चलिए तो ऑप्शन हमारा कहाँ गया पहला यहाँ है ठीक। हाउ इज रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट, जल्दी बता दो। लेखा परीक्षा नकद प्रबंधन पूंजी लाभ बढ़ाना किस पर्पस के लिए किया जाता है, किस पर्पस के लिए होता है। वित्तीय विवरण विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित होगी, ऑडिट करता है या कैश मैनेजमेंट, तो सर ऑडिटर ही करता है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प इन किस पर्पस के लिए होता है, निर्णय लेने में, निवेश में, तो ऑप्शन ए सही है। ओके बच्चों, इसी तरीके से हमारा अभी कुछ बीएसटी का पार्ट बचा है, इकोनॉमिक्स का है, तो कोशिश करते हैं कल एक वीडियो और डालेंगे जिसके अंदर हम पूरा कवर करने वाले बीएसटी वाला। अब वैसे ही कवर करने वाले हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को। तो आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, जिससे हम लोग मिले तो एक अच्छी एनर्जी के साथ मिले, एक कॉन्फिडेंस के साथ मिले। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर सेल्फ।